हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और भी जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बचे हुए थे हम लोगों का सर्किट एलिमेंट से रिलेटेड उसको। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आप सभी लोग जल्द से जल्द इस सेशन को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए। आप सभी लोग जल्द से जल्द ऑडियो वीडियो वगैरह क्लियर है या नहीं है, एक बार आप लोग सभी कोई चैट सेक्शंस में कंफर्म करेंगे। इसके बाद क्विक रिवीजन करेंगे अभी अगले 2-3 मिनट में। इस एपिसोड में जो भी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग 2 से 4 मिनट तक, ताकि आप सभी को पता रहे कि क्या चल रही थी पिछले एपिसोड में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था बेसिकली यहाँ पर बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस का क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। रेजिस्टेंस के लिए V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, और पावर निकालना है अगर तो आई स्क्वायर आर। इंडक्टेंस के केस के लिए भी हम लोग देखे थे। इंडक्टेंस में हम लोग जानते हैं इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है हेनरी, और अगर हम लोग को वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर निकालना होगा तो V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी फॉर्मूला यूज करेंगे। I इज इक्वल टू 1/L और इंटीग्रेशन बी डी टी प्लस आई नॉट होगा, जो कि आई नॉट इनिशियल करंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से पावर लॉस अगर निकालना होगा यहाँ पर बेसिकली तो P इज इक्वल टू बेसिकली पावर निकालना होगा अक्रॉस द इंडक्टर, तो P इज इक्वल टू एल आई डी आई बाई डी टी होता है। इसको यूज करेंगे। इसी तरह से कैपेसिटर के केस में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटर का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है फेराड, और यहाँ पर V इज इक्वल टू अगर कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे V इज इक्वल टू 1/C इंटीग्रेशन आई डी टी और प्लस V नॉट। और करंट निकालेंगे तो I इज इक्वल टू C dV बाई डी टी। पावर निकालेंगे तो P इज इक्वल टू C V dV बाई डी टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। अब हमने कुछ नोट पॉइंट भी आप सभी को लिखाया था, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए सिंपल में हमने लिखाया था स्टडी स्टेट कंडीशन में करंट जो होगा इंडक्टर में और वोल्टेज जो होगा कैपेसिटर में वो जीरो रहता है। ये चीज को याद रखना है। मे बी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ से ऑब्जेक्टिव करके वो लोग पेपर सेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस दे सकते हैं कि स्टडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर का वैल्यू जो होता है, यानी इंडक्टर में करंट का वैल्यू जीरो होता है और वोल्टेज का कैपेसिटर में जीरो होता है। कब? स्टडी स्टेट कंडीशन में, ये याद रखना है। इसके बाद जो है इसीलिए जो पावर कंज्यूम्ड अगर निकालने के लिए बोलेगा स्टडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर के क्रॉस या फिर कैपेसिटर के क्रॉस, तो वो जीरो होता है, ये याद रखिएगा स्टडी स्टेट कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं। हमने अलग अलग टाइप के फॉर्मूला को देखा था जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा। एनर्जी कंज्यूम्ड का आई स्क्वायर आर टी अगर हम लोग निकालेंगे एनर्जी कंज्यूम, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। भी एवरेज निकालने का, एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है 2 बाई पाई इज इक्वल टू 0.637 वीएम, और आरएमएस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला वीएम बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू होता है इसका 0.707 वीएम, और फॉर्म फैक्टर का होता है इट इज अ रेशियो ऑफ वी आरएमएस बाई वी एवरेज। तो यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं ओमेगा बाई 2 पाई होता है। ये एक जस्ट क्विक रिवीजन है। वी इज इक्वल टू यहाँ पे हमने एक वोल्टेज का एग्जाम्पल हमने लिया था यहाँ पे 200 साइन 340 टी, और यहाँ पे वीएम ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमने मतलब फील्ड थ्योरी को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में खास तौर पे, तो इस चीज को फोकस वे में हम लोगों को ईएमटी पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ठीक ठाक से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ओम्स लॉ को अप्लाई किया। कहाँ पे? फील्ड थ्योरी ओम्स लॉ में जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई होता है, तो जे इज इक्वल टू यहाँ पर सिग्मा ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा जो है यहाँ पे कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, और जे जो है यहाँ पे करंट डेंसिटी है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन करी थी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यही ग्राफ है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, और आप लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं बेसिकली रो इज इक्वल टू बेसिकली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए, यानी लेंथ बाय एरिया, तो वो फॉर्मूला कैसे आया था इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन करी है पिछले एपिसोड में। आगे बढ़ते हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ एलिमेंट पे आए थे, और टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट, और टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। तो हमने जो है कल के एपिसोड में लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट को पढ़ा था, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट को।
ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, हमने बताया था लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट किसे कहते हैं, तो बेसिकली उस तरह के एलिमेंट को कहते हैं जिसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस को फॉलो करेगा और एक ही इक्वेशन को फॉलो करेगा और जो कि पास करेगा थ्रू द ऑरिजिन, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला जो होता है ऑरिजिन के थ्रू पास करेगा, तभी कहेंगे वो सिस्टम कैसा है, लीनियर है। तो अलग अलग ग्राफ को देकर के हमने समझाया था अच्छे से डिटेल में। उम्मीद करते हैं आपने पिछले क्लासेस को अच्छे से देखा होगा, कंप्लीट नोट्स को भी किया होगा, प्रॉपर वे में रिवीजन करके आए होंगे आज के क्लास में। अगर रिवीजन करके आए हैं तो बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। अगर रिवीजन करके नहीं आए हैं तो डेफिनेट सी बात है कि अगर चेन टूटेगा, प्रिपरेशन में रेगुलरिटी मेंटेन नहीं रखेंगे तो क्लासेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे में आप यूज नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा आपको क्लासेस। तो अगर आप बढ़िया से इंटरेस्टिंग वे में चीजों को समझना चाहते हैं तो डेफिनेट सी बात है पीछे का क्लास भी देखनी चाहिए आपको, बाद बाकी आपके हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीजें हैं, अलग अलग कंडीशंस के लिए हमने बताई थी। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि कब हम लोग एक्टिव बोलेंगे, कब पैसिव बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग इसमें स्लोप निकालते थे, अगर स्लोप पॉजिटिव आता था तो बोलते थे कि हम लोग का जो एलिमेंट है वो कैसा है, पैसिव है। अगर स्लोप निगेटिव आता था तो बोलते थे वो एलिमेंट कैसा है, एक्टिव है। आई होप चीजों को समझ गए होंगे। इसी के साथ हम लोग जो है कंक्लूजन निकाले थे फाइनल रूप से कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो एलिमेंट होगा, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो अगर स्लोप आएगा तो उसे कहेंगे हम लोग बेसिकली, या फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कह लीजिए इक्वेशंस का लाइन रहेगा तो उसे कहेंगे हम लोग पैसिव एलिमेंट, और सेकंड एंड फोर्थ में रहेगा तो उसे कहेंगे एक्टिव एलिमेंट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से स्टार्ट हो रही है कहानी आगे। यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यू है। तो जैसे आप लोग कल बैठे हुए थे कॉपी और पेन लेकर के, वैसे ही कॉपी और पेन लेकर के बैठिए तो ज्यादा इफेक्टिव वे में क्लासेस को यूज कर पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ देखने के लिए आए हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होता है उतना, है ना, फिर वो फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो भी चीजों को मैं लिखाऊंगा, जो भी कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट किसे कहते हैं। मैं यहाँ पे इन शॉर्ट नोटिस आप लोगों को इससे रिलेटेड मैं पहले लिखा देता हूं, या अगर मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके बाद वही पॉइंट को लिखा दूंगा। देखिए ये जो होता है ना, अगर किसी भी एलिमेंट का पोलरिटी को चेंज करने के बाद, ध्यान से समझिएगा, पोलरिटी को चेंज करने के बाद या डायरेक्शन को चेंज करने के बाद इंपीडेंस सेम रहता है, नॉर्मली तो सेम जो इंपीडेंस है ही, लेकिन अगर पोलरिटी को इंटरचेंज कर दिए, पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव, इसके बाद भी अगर इंपीडेंस सेम रहता है तो उसे कहते हैं हम लोग बेसिकली यहां पर बेसिकली बाइलेटरल एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइलेटरल एलिमेंट कहते हैं। और अगर ये चेंज हो जाता है तो उसे कहेंगे यूनिलेटरल एलिमेंट, ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड आया है इंपीडेंस। अब किसी किसी स्टूडेंट को मे भी लगता होगा, क्योंकि बैच में हर एक तरह के कैंडिडेट हैं तो सबको साथ में लेकर के चलनी है, तो इंपीडेंस क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इंपीडेंस जो होता है इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। और ये रेशियो होता है वोल्टेज और करंट का, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करेंट। आप कह सकते हैं सर ये तो रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला होता है V बाय आई, तो क्या ये रेजिस्टेंस ही है क्या। तो बिल्कुल दोस्तों, ये इंपीडेंस और रेजिस्टेंस सेम ही होता है, लेकिन डीसी कंडीशन में, डीसी करंट के अगर बात करेंगे हम लोग, तो डीसी के केस में इंपीडेंस कहिए रेजिस्टेंस कहिए सेम ही होता है, इंपीडेंस का यूनिट भी ओम होता है। लेकिन जब हम लोग एसी में बात करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, ड्यू टू द इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी या डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से रिएक्टेंस ऐड होता है, तो थोड़ा सा वहां पर चीजें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल ये मान के चल सकते हैं समझने के लिए कि इंपीडेंस और रेजिस्टेंस जो है दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। इंपीडेंस को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से, ठीक है। तो ये चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये इंपीडेंस की कहानी हो गई। अब इसके यूनिलेटरल और बाइलेटरल एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा आप डेफिनेशंस लिख लीजिए तो क्लियरिटी आ जाएगा, और ठीक है। तो चलिए मैं इसका डेफिनेशंस लिखा देता हूं, ठीक है। तो डेफिनेशंस में आप लोग लिखेंगे हमारे साथ, बाइलेटरल एलिमेंट के लिए, बाइलेटरल which offers which offers same impedance
when the direction या पोलरिटी ऑफ वोल्टेज करंट, रेशियोज कह सकते हैं, या फिर इसको मैं वोल्टेज बाय करंट लिख देता हूं, वोल्टेज बाय में करंट गेट रिवर्स्ड, अदरवाइज यूनिलेटरल, यूनिलेटरल। एग्जाम्पल में क्या होगा बाइलेटरल का? एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, इसको क्लियरिटी के साथ समझ लीजिए, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि वैसा जिसका इंपीडेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा, क्या उसका पोलरिटी या फिर डायरेक्शंस को रिवर्स करने के बाद भी वोल्टेज करंट का रेशियो अगर सेम रहेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, बेसिकली बाइलेटरल एलिमेंट कहेंगे। अब बाइलेटरल एलिमेंट का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, तो एग्जांपल में लिखेंगे रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है, ये सब जो है ना, ये सब बाइलेटरल एलिमेंट का एग्जांपल है। तो अब आप कह सकते हैं सर यूनिलेटरल एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो यूनिलेटरल एलिमेंट जो होते हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में कह सकते हैं फ्लो करेगा, जैसे कि डायोड, डायोड जो है ये एक एग्जांपल है आपका यूनिलेटरल एलिमेंट का। ठीक है, तो इस तरह से हमने चीजों को समझा, यूनिलेटरल और बायलेटरल, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के आइडेंटिफाई करने के लिए आप सभी को ग्राफ के फॉर्म में देंगे और आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो फटाफट से आप लोग भी देखेंगे और बताएंगे। मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं ताकि आपको पूरा बोर्ड क्लियरिटी के साथ पूरा दिखाई पड़े। यहां पर मैं ग्राफ बना देता हूं तो स्पेस का यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो ये जो है बेसिकली जैसे कि ये भी ये आई है और ये वोल्टेज है। ठीक है, ग्राफ बना लिया हमने, और ये जो है एक सिस्टम का मान के चलिए एक इक्वेशंस है। ठीक है, इक्वेशंस है, तो ये किसका ग्राफ है, भी का, ये आई का। तो अगर इसका आप स्लोप निकालेंगे, ठीक है, स्लोप निकालेंगे इसका, तो क्या होगा, Z1 इंपीडेंस निकालेंगे तो Z1, यानी कि इसको V1 अगर मानते हैं और इसको I1 मानते हैं तो Z1 इक्वल टू V1 बाय क्या होगा, I1 होगा। तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, इंपीडेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव आए हैं इंपीडेंस। इसी तरह से जब यहां पर आप लोग निकालेंगे इंपीडेंस को, तो यहां पर क्या होगा, आप जानते हैं इस साइड जो होता है निगेटिव वैल्यू होता है, तो निगेटिव करंट हो जाएगा ये, और ये क्या होगा, निगेटिव वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब इंपीडेंस आप निकालेंगे तो जेड इजिकल टू क्या होगा, माइनस भी बाय में माइनस आई, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आया, पॉजिटिव आया हम लोगों का इंपीडेंस यहाँ पे। तो पॉजिटिव इंपीडेंस आ रहा है रिवर्स करने के बाद भी, तो इस तरह के एलिमेंट को हम लोग बाइलेटरल एलिमेंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बाइलेटरल एलिमेंट, क्योंकि यहां पर अगर मैं इसको Z2 बोल दूं, तो क्योंकि यहां पर Z1 इंपीडेंस जो है वो Z2 के इक्वल है, इस वजह से ये एलिमेंट जो है कैसा है, बाइलेटरल है। तो यहां पर लिख लेंगे बाइलेटरल। ठीक है, इसी तरह से मैं दूसरा एक ग्राफ आपको देता हूं, उसको आप लोग आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि वो ग्राफ जो है यूनिलेटरल का है या बायलेटरल का है, उसको आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद कुछ सेकंड के बाद मैं उसका आंसर्स को बताऊंगा। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में हम लोग उस ग्राफ को। ठीक है दोस्तों, ओरिजिन से होते हुए एक लाइन क्रॉस किया। ठीक है, इस तरह से अब आपको बताना है कि यहां पर ये करंट है और ये वोल्टेज है। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इस तरह से वैल्यू दिए गए हैं। अगर वैल्यू गिवन है तो यहां पर भी हम लोग सिंपल में इसको
पता करने के लिए ये बायलेटरल है कि यूनिलेटरल है, क्या करेंगे हम लोग, इसका पहले इंपीडेंस निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला साइड का। तो Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसके पैरेलली चले तो इस तरह से हो जाएगा, और इसके पैरेलली चले तो यहाँ पे हो जाएगा। वोल्टेज का वैल्यू कितना है, मान लेते हैं V/I होता है, ये तो जानते ही है। वोल्टेज कितना है 4, और बाय में हो जाएगा करंट कितना है, ये भी 4, कैंसल आउट होकर कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। ये निकला इंपीडेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इस साइड में अगर हम लोग निकालेंगे तो, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको अगर हम लोग यहां से निकालें ऐसे करके, तो यहां पर भी जो वैल्यू है ये -4 है और ये भी -4 है। तो अगर Z2 निकालेंगे दोस्तों, तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, V1I वही हो जाएगा V/I, यानी कि -4/-4, माइनस माइनस कट जाएगा और 4 कट जाएगा, तो ये क्या आएगा 1 ओम आएगा। इससे क्या पता चलता है कि इंपीडेंस हम लोगों का सेम है, Z1 जो है का वैल्यू जो है Z2 के इक्वल है, इसीलिए ये कैसा एलिमेंट होगा, बाइलेटरल एलिमेंट होगा, बाइलेटरल एलिमेंट होगा। इस इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है। इनफैक्ट जब पोलैरिटी को चेंज कर दिए हम लोग, पोलैरिटी चेंज किए तो निगेटिव आ गया है ना, निगेटिव वैल्यूज किए, तो पोलैरिटी को चेंज करने के बाद भी वैल्यूज कैसा रहा, हम लोगों का सेम रहा इंपीडेंस। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे इसको बाइलेटरल एलिमेंट है। इसके लिए एक की नोट आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर नीचे में, ताकि आप सभी को समझ में याद रहे जब नोट्स को आप रिवाइज करेंगे। वैल्यू ऑफ जेड सेम आफ्टर रिवर्सिंग द पोलैरिटी, आफ्टर रिवर्सिंग द पोलैरिटी, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और ग्राफ को, ताकि और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ सके, ठीक है। देखिए ये सब बेसिक्स है, और बेसिक अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो जो मेन सब्जेक्ट है और मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझने में सहूलियत हो जाती है। इस तरह से यहाँ पे जो है एलिमेंट दिए गए हैं, ये वोल्टेज है, ये करंट है, और मान लेते हैं कि ये जो वोल्टेज है ये 8 वोल्ट है, कितना है 8 वोल्ट है, और यहां पर जो करंट है ये 4 एम्पियर है, कितना है 4 एम्पियर है इस बार। और यहां पर मान लेते हैं कि ये जो है ये -4 एम्पियर करंट है, और यहां पर जो है -6 एम्पियर का है। तो बताना है आपको कैसा एलिमेंट है। सिंपल में आप जानते ही हैं प्रोसेस, क्या करना होता है कि आपको फाइंड करना होता है रेशियो। तो Z इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, बेसिकली V1 बाय में I1। तो V1 का वैल्यू कितना है, यानी कि ये वाला वोल्टेज 8 है, तो 8 वोल्ट बाय में करंट कितना है 4। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 ओम आएगा इंपीडेंस। और जब Z2 निकालेंगे, तो Z2 के केस में इस साइड वाला देखेंगे वैल्यूज को, तो वोल्टेज कितना है -6, और बाय में करंट कितना है -4। माइनस माइनस कट जाएगा, इसका हाफ 2, इसका हाफ 3, तो ये हो जाएगा 3/2 ओम। इसको अगर और पॉइंट में लिखेंगे तो 1.5 ओम। तो क्या Z1 जो है वो Z2 के इक्वल है, तो कहेंगे नहीं है। तो अगर Z1 का वैल्यू Z2 के इक्वल नहीं है, तो इस तरह के एलिमेंट को हम लोग कहेंगे यूनिलेटरल। क्या कहेंगे दोस्तों, यूनिलेटरल कहेंगे। अगर बराबर होता तो कहते बाइलेटरल, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। तो कभी कभी ग्राफ आपको दे देता है एग्जामिनेशन में, और उसमें पहचानने के लिए बोलता है आइडेंटिफाई द ग्राफ ऑफ यूनिलेटरल एलिमेंट। तो आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और डायग्राम बना करके मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं एक और कंडीशन को। जैसे कि ये वोल्टेज का ग्राफ है और यहां पर ये करंट है, ठीक है। इस तरह से एक ग्राफ गया हुआ है। तो जब इंपीडेंस फाइंड करेंगे Z इज इक्वल टू,
तो क्या होता है फॉर्मूला V1/I1। इधर दोस्तों अगर V माइनस में है तो जब V1 और V2 इस तरह के केस में रहेगा पूरा का फाइंड करने के लिए, तो जब Z का वैल्यू जब इंफिनिटी आएगा, क्या आएगा, इंफिनिटी जब आएगा, उस सिचुएशंस में भी ये सर्किट कैसा होता है, यूनिलेटरल एलिमेंट होता है, यूनिलेटरल एलिमेंट होता है। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए याद रखिएगा, जब इंपीडेंस इंफिनिटी होता है तो जो एलिमेंट होता है वो कैसा होता है, यूनिलेटरल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट में देखते हैं। बेसिकली कुछ नोट की पॉइंट जो कि आपको नोट करके रखनी चाहिए ड्यूरिंग द रिवीजन प्रोसेस, अच्छा से काम आएगा। तो इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। अगले स्लाइड में स्पेस नहीं है, तो मैं जो है बेसिकली वेट ए मिनट, मैं एडजस्ट करता हूं स्पेस पहले। अब स्पेस आ गई है, तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं अब इससे रिलेटेड कुछ मेन की पॉइंट्स। लिख लीजिए नोट में, एवरी लीनियर एलिमेंट इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा रहा हूं, एवरी लीनियर एलिमेंट इज बायलेटरल बट कन्वर्स नॉट ट्रू, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। इसको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या और करके लिखिएगा, एवरी लीनियर एलिमेंट इज bilateral but every bilateral element cannot linear। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं आप, इसको अच्छे से आप लोग बेसिकली, अगर मैं इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दूं आप सभी के लिए, तो एवरी लीनियर एलिमेंट इज बाइलेटरल, जो कहता है यहां पर कि प्रत्येक लीनियर एलिमेंट जो होगा वो बाइलेटरल हो सकता है। ठीक है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है इस कलर से हाईलाइट करना, राइट। चलिए आप लोग समझ रहे हैं इस चीजों को, मैं पेन से ही कर देता हूं। तो एवरी लीनियर एलिमेंट क्या हो सकता है, बाइलेटरल हो सकता है, लेकिन कन्वर्स जो होता है ऐसा नहीं कि हर एक बाइलेटरल एलिमेंट लीनियर एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखाया है कि लीनियर एलिमेंट जो होगा वो बाइलेटरल होगा, लेकिन सभी बाइलेटरल एलिमेंट जो होगा वो लीनियर नहीं होगा। वही पॉइंट को हमने दूसरे तरीका से भी आपको समझाने के लिए लिख दिया है। तो आई होप आप इस चीजों को समझ गए होंगे और इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट टाइप के एलिमेंट के बारे में समझते हैं। तो पहले इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, इसके बाद जो है मैं यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन करूंगा इजी लैंग्वेज में। लिख लीजिए, एन एलिमेंट इज सेड टू बी टाइम वेरिएंट whose VI characteristics
चेंजेज विथ टाइम, अदरवाइज टाइम इनवेरिएंट। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी एलिमेंट को हम लोग टाइम वेरिएंट तब कहेंगे जिसका वोल्टेज करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, ठीक है। अदरवाइज उसको हम लोग टाइम इनवेरिएंट कहेंगे। जो टाइम चेंज करेगा उसे कहेंगे टाइम वेरिएंट, टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज करेगा वोल्टेज करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को, और जो चेंज नहीं करेगा उसे कहेंगे टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ग्राफ लेकर के अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम लोग एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये सिंपल में एक हमने फिर से वोल्टेज एंड करंट का, ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। अब इसको जो है बेसिकली यहां पर मान के चलिए कि एक बेसिकली ऐसे था एक एलिमेंट का ग्राफ, और यही ग्राफ जो है टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो गया, मान के चलिए टी टाइम बाद। तो स्टार्टिंग में जो ये लीनियर एलिमेंट था इसका जो ग्राफ था ये था, और ये बना रहा था एंगल क्या, थीटा वन एंगल। क्या बना रहा था, थीटा वन एंगल। और आफ्टर द टी टाइम, कुछ समय के बाद वो इस तरह से एंगल को चेंज करता है जो कि थीटा टू हो जाता है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट है जिसका टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये टी टू है, ये टी टू टाइम है, और ये टी वन टाइम है। अगर टाइम जो है टी टू और टी इज इक्वल टू टी वन है, तो इस सिचुएशंस में जो ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों एक ही एलिमेंट का है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग वन एलिमेंट का ग्राफ है, और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है तो उसे कहेंगे हम लोग टाइम वेरिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे, टाइम वेरिएंट कहेंगे। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का टाइप्स ऑफ एलिमेंट जो है कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। अब न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एलिमेंट आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस जनरली देखे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, और देखे गए भी हैं। और इस तरह के और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यहां से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेसिस पे देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए आपको क्वेश्चंस को भी साथ साथ सॉल्व करनी चाहिए, और ये पता रखनी चाहिए कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को एक डेमो के लिए क्वेश्चंस देने जा रहा हूं, जो कि आप एक आइडिया लगाएंगे कि ये सारा जो जितना भी टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में आपने पढ़ा, उस एलिमेंट से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चंस रहेगा कि फाइंड द नेम ऑफ एलिमेंट। क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड द नेम ऑफ एलिमेंट। अब मैं यहां पर आपको ग्राफ बना करके दूंगा, और आप लोग अपनी कॉपी में फटाफट से ग्राफ को ड्रॉ करके उस एलिमेंट का नाम को लिखेंगे, ठीक है। और हमसे पहले मैं सारा पहले ग्राफ को बना देता हूं, आप लोग आंसर भी लिख करके रेडी रहेंगे, और फिर मैं बाद में आंसर लिखूंगा, देखूंगा कितने लोगों का सही होता है, ठीक है। तो पहले आप लोग डायग्राम बना लीजिए। तो इस तरह से एक हमने जेड ले लिया है, यानी कि इंपीडेंस है ये है जेड, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, और ये है सप्लाई वोल्टेज जिसको हम लोग वीएस बोल सकते हैं या भी बोल सकते हैं, करंट आई। अब एक ग्राफ में बना रहा हूं, ये तो सिंपल सा सर्किट था। अब ये वोल्टेज एंड करंट का, करंट और वोल्टेज का हमने एक ग्राफ को ड्रॉ करी है, जो कि ओरिजिन से होते हुए क्रॉस किया। ये ग्राफ के बारे में बताना है कि ये कैसा एलिमेंट है। अगला ग्राफ जो है
इस तरह का है। और तीसरा नंबर ग्राफ जो है करंट वोल्टेज, यहां पर भी ये भी करंट और वोल्टेज का ही ग्राफ है। इसी तरह से ऑरिजिन से होते हुए क्रॉस कर रहा है। करंट और वोल्टेज। और एक लास्ट ग्राफ है ठीक है। चलिए, अब ये जो आपको डायग्राम मैंने ग्राफ दिया डिफरेंट डिफरेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। एक मैं आपके लिए कर देता हूं कि करना क्या है। एलिमेंट के बारे में बताना है कि ये एलिमेंट कैसा है, यूनिलेटरल है, बायलेटरल है, टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है, एक्टिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है, ये सभी चीजें बतानी है। ये वाला एलिमेंट के बारे में मैं सिर्फ लिख देता हूं पहला नंबर क्वेश्चन के लिए, ताकि आप सभी लोग समझ पाए चीजों को अच्छे से। देखिए, सबसे पहले तो ये लीनियर एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है, पहला बात। दूसरा, ये ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, तो यही कंडीशन होता है लीनियर एलिमेंट का। तो ये कैसा एलिमेंट है? लीनियर एलिमेंट है। ये पहला पॉइंट निकला। दूसरा पॉइंट आपको बताना है, ये जो है बाइलेटरल है कि यूनिलेटरल है। तो ये चीजें क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि ये बाइलेटरल एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि बाइलेटरल के लिए भी जस्ट हमने एक्सप्लेन करी है कंडीशंस को, कि अगर इंपीडेंस जो होगा, ठीक है, Z1 और Z2 सेम होगा तो उसे कहते हैं हम लोग बाइलेटरल। यहां पर सेम है इंपीडेंस। बाइलेटरल के बाद आपको बताना है कि एलिमेंट एक्टिव है, पेसिव है। तो एक्टिव एलिमेंट है, पेसिव एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट जो है बेसिकली पेसिव एलिमेंट है। क्यों है पेसिव एलिमेंट? क्योंकि इसका स्लोप जब निकालेंगे तो ये पॉजिटिव निकलेगा। तो इस तरह से ये ग्राफ नंबर 1 के लिए हमने सॉल्यूशंस करी है। आप लोग जो है इसका सॉल्यूशंस को करिए। रिमेनिंग जो ग्राफ है वीडियोज में मैं टाइम दे देता हूं आप सभी को, ठीक 1 मिनट का आप लोगों को टाइम देता हूं, 1 मिनट का। आप लोग जो है इसमें कंप्लीट करके बताएंगे। ठीक है, मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं और आप लोग इत्मीनान से पांचों ग्राफ का करिए। इसके बाद मैं सबका आंसर को बताऊंगा। ठीक है, चलिए।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहां पर जो है इस ग्राफ का लीनियर और बाइलेटरल पेसिव ये चीजों को समझ गए होंगे। सेकेंड नंबर जो ग्राफ है इसका, इसमें हम लोग अब देखने जा रहे हैं इसका क्या सॉल्यूशंस होगा। तो सेकेंड नंबर जो है इसमें बेसिकली आएगा नॉन लीनियर। क्यों होगा? आप सभी लोग को कॉन्सेप्ट हमने बताया है कि लीनियर नॉन लीनियर के लिए कि इसका अगर बेसिकली ओरिजिन के थ्रू ये क्रॉस नहीं कर रहा है, पास नहीं कर रहा है ये ग्राफ का, इसीलिए ये नॉन लीनियर होगा। ठीक है, और ये होगा कैसा? यूनिलेटरल होगा। कैसा होगा? यूनिलेटरल होगा। सारा चीज को एक बार आप रिवीजन कर लेंगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। स्लोप निकालेंगे तो इसका कैसा आएगा? पेसिव या पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा, तो ये पेसिव एलिमेंट होगा। उसी तरह से इसको देखेंगे तो ये कैसा होगा? नॉन लीनियर होगा। क्यों होगा नॉन लीनियर? क्योंकि बेसिकली ये पूरा कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। किसका? किसका? लीनियर का। क्योंकि ये बीच में ही दूसरा स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशंस को फॉलो करेगा। ओरिजिन के तरफ पास तो कर रहा है लेकिन ये नहीं है, इसलिए नॉन लीनियर है ये। ठीक है, कैसा है? यूनिलेटरल बायलेटरल? यूनिलेटरल है। समझ में आ गया? इसके बाद पेसिव एलिमेंट है ये। कैसा है? पेसिव एलिमेंट है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर देखेंगे आप लोग कि ये कौन सा एलिमेंट है। यहां पर आप देखेंगे कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आप रूल जानते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? वो एलिमेंट लीनियर होगा, बाइलेटरल होगा। ठीक है, बाइलेटरल होगा और क्या होगा? एक्टिव एलिमेंट होगा। कैसा एलिमेंट होगा? एक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, चलिए। और लास्ट ये वाला जो है ये कैसा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यहां पर जो एलिमेंट होगा ये नॉन लीनियर होगा। कैसा होगा? नॉन लीनियर होगा, यूनिलेटरल होगा। कैसा होगा? यूनिलेटरल होगा। और बेसिकली ये चीजें क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया। ठीक है, सबको बताएंगे कमेंट सेक्शंस में क्या ये चीजें क्लियरिटी के साथ समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, एक बार अच्छे से पूरा स्क्रीन को देख लीजिए और पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस हमने बताई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लोग जानते ही हैं शॉर्टकट में, ऑलरेडी हमने डिस्कशन करी है इसके बारे में। ये जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये अगर फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्वाड्रेंट से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीजों को, है कि नहीं? तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन करी है। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख देता हूं इन शॉर्ट यहां पर कि वी नो दैट, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं यहां पर कि फर्स्ट, ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर रहेगा तो वो एलिमेंट जो होता है वो पेसिव एलिमेंट होता है। कैसा एलिमेंट होता है? पेसिव एलिमेंट होता है। और सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होगा, ठीक है, क्वाड्रेंट में होगा तो वो एलिमेंट कैसा होता है? एक्टिव एलिमेंट होता है। कैसा एलिमेंट होता है? एक्टिव एलिमेंट होता है। लेकिन लिखेंगे बट क्या कंडीशन है? अगर क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट ध्यान से समझिएगा, वन और फोर्थ हो जाए, ठीक है, या क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट टू और थ्री हो, टू और थ्री हो, तो उस एलिमेंट को हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ये चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहना चाहिए आपका वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। अगर यहां पर कंफ्यूज करेंगे आप तो न्यूमेरिकल आते हुए भी टॉपिक पढ़ के गए हुए रहेंगे, फिर भी कंफ्यूज करेंगे। इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ये सब चीज एकदम बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए आप सभी को, ताकि क्वेश्चंस देखें और इस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आए तो क्विकली बन जाए। मतलब टाइम भी नहीं लगना चाहिए, 10 सेकंड 15 सेकंड मैक्सिमम 35 सेकंड के अंदर निपट जाना चाहिए, अगर ग्राफ आइडेंटिफाई करने के लिए रहे, एलिमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए रहे। आई होप इस चीजों को समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, हम लोग अब जो है आगे मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसका ओवरव्यू मैं पहले दे देता हूं, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग सबसे पहले अब पढ़ेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में, यानी कि केसीएल। इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, आप लोग जानते हैं। करंट लॉ। और दूसरा होता है केवीएल, जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स
वोल्टेज लॉ, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, ये भी एक टॉपिक होगा, ये एक टॉपिक होगा और ये एक टॉपिक होगा। इसके बाद सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन के बारे में, स्टार डेल्टा कन्वर्जन के बारे में। तो इतने टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में हमने जितना पढ़ा है, आप सभी ने जितना पढ़ा है सभी को रिवीजन करिएगा प्रॉपर वे में, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली कंटेंट को समझना पढ़ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन आप करते रहिएगा। मैं बार बार रिवीजन को इसलिए बोलता हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ जानते हुए बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं लेकिन एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं रहता है। नॉलेज कंटेंट बहुत है लेकिन बढ़िया से प्रॉपर वे में रिवाइज करके नहीं जाते हैं एग्जामिनेशंस में, जिस वजह से वो टाइम पे अच्छे से माइंड में वो स्ट्राइक नहीं करता है जब जरूरत होता है कंटेंट का। तो ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखने के लिए आप लोग रिवीजन करिएगा अच्छे से प्रॉपर वे में। हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे होंगे ये सभी टॉपिक के बारे में, डिटेल में स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ को। फिर ये सभी टॉपिक को खत्म करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल को करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में न्यूमेरिकल भी जो है पूछा जाता है इस ये सभी टॉपिक से, इस वजह से इसको भी हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप लोग कभी भी चैट सेक्शंस में लिख करके पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए चैट जो है वो 24/7 खुला हुआ रहता है। और ऐप पे तो आजकल AI फीचर भी आ गया है, आप लोग अगर डाउट को अपना सेंड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक से आपको आंसर और डाउट वे क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। वो हमारे एसके ट्रेल ऐप पर अवेलेबल है ये AI चैट फीचर्स, वो आपको अपने आप दिखता होगा जब आप लोग बेसिकली ऐप को ओपन करते होंगे। तो आई होप इस चीजों को समझ गए होंगे। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।